everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। So friends, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आपके फिल किए जाने लगे हैं, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो है। बेसिकली यहाँ पर पता है आप सभी को सारी चीज़ें, बट बहुत सारे नए कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता होता है कि नेट क्या है क्या नहीं, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या है, वो सारी चीज़ें भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट कि ये जो आपका एग्जाम है, इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 30 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 28 मई है। तो डेट्स जो है इनकी, उनका बहुत खास ख्याल रखिएगा, टाइमली इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। अभी यहाँ पर हम बात करें कि जो यूजीसी नेट है ये क्या है, क्यों ये एग्ज़ाम होता है। सो बेसिकली आपका यहाँ पर जो यूजीसी नेट है, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंडर आता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है इस आपका फॉर्म का नाम। ये जो आपका एग्ज़ाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये कंडक्ट करवाते हैं। यूजीसी नेट जो है आपका बेसिकली जितने भी मास्टर्स क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उन सभी के लिए होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स बेसिकली मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में होते हैं या फिर मास्टर्स क्लियर कर चुके होते हैं, वो सभी लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पीएचडी करने के डिज़ायरेबल होते हैं, तो वो लोग जो कि पीएचडी करना चाहते हैं और उनको स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर अगर नहीं भी रिक्वायरमेंट है बट फिर भी जो आपका जो जेआरएफ यहाँ पर रहता है, यूजीसी नेट / जेआरएफ इसका नाम होता है इस एग्ज़ाम का बेसिकली। तो यहाँ पर एक आपका इस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम आपका एक ही होता है, पेपर आपके सामने एक ही आता है। बस यहाँ पर जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में दो तरह की कट ऑफ निकल कर आती हैं। एक कट ऑफ होती है जो कि जेआरएफ क्वालिफिकेशन के लिए होती है, एक कट ऑफ रहती है जो कि नॉर्मल जो आपका नेट रहता है उसके लिए होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसका पीएचडी से क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर जो आपका जेआरएफ रहता है जिसको हम बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है उसके लिए वो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, जिसकी कट ऑफ काफ़ी अच्छी जाती है, तो अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको यहाँ से स्कॉलरशिप मिलती है और वो आपकी स्कॉलरशिप अप्रॉक्स 35,000 तक रहती है। ठीक है, पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो पीएचडी करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशंस हो जिसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका जेआरएफ का बहुत प्लस पॉइंट होता है अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आपको पीएचडी यूजुअली किसी भी नॉर्मल कॉलेज से करनी है तो आप कर सकते हैं, बट जो जेआरएफ क्वालिफिकेशन के बाद में आपकी जो वैल्यू रहती है वो नॉर्मल, अगर आप यूजुअली आप सिर्फ किसी भी कॉलेज से, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती है। तो इसीलिए जेआरएफ क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पीएचडी करना चाहते हैं तो, अगर नहीं भी करना चाहते तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर जेआरएफ क्वालिफिकेशन मांगते हैं। यूजुअली जेआरएफ क्वालिफिकेशन नहीं, नेट क्वालिफिकेशन मांगते हैं, तो उन एग्जाम्स के लिए आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई जेआरएफ की। जो नेट होता है वो क्या होता है, जो यूजीसी नेट है वो बेसिकली आपका जो एग्ज़ाम रहता है सेम ही एग्ज़ाम होता है। इसमें होता क्या है कि यूजीसी नेट यानी कि जो भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, बेसिकली एसोसिएट प्रोफेसर, ये सारी जो आपकी वैकेंसीज आती हैं वहाँ पर आपका नेट क्वालिफिकेशन की डिमांड होती है। और इस तरह से और बहुत सारी जो भी टीचिंग पोस्ट रहती हैं स्पेशली, उनमें आपका नेट क्वालिफिकेशन मांगते हैं। बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, वहाँ पर आपका नेट क्वालिफिकेशन मांगते हैं, तो उसके लिए आपको नेट क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये नेट क्या है, सो बेसिकली ये तो मैंने बता दिया कि ये इसकी डिमांड बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के लिए होता है। अब यहाँ पर ये होता क्या है, बेसिकली अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग फील्ड में है तो उसके लिए ये आपका एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट / जेआरएफ। नेट और जेआरएफ दोनों ही आपका टीचिंग पोस्ट के लिए, यानी कि आपको प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उस एग्ज़ाम के लिए आपका ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर इसका फोरेंसिक से कैसे रिलेशन है, ये बेसिकली जो आपका नेट का एग्जाम्स होता है ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। इसमें आपका सब्जेक्ट फोरेंसिक साइंस भी इंक्लूड करा जाता है। तो फोरेंसिक साइंस से इसका क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर आपने पता होगा कि जो फोरेंसिक साइंस की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं यूजुअली उसमें आपकी एक्सपीरियंस की डिमांड करी जाती है।
तो अब यहाँ पर इसका प्लस पॉइंट क्या है यूजीसी नेट स्लैश जेआरएफ का, कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं एंड देन पीएचडी कर लेते हैं, तो पीएचडी का जितना टाइम ड्यूरेशन आपका रहता है वो आपका एक्सपीरियंस में काउंट किया जाता है। तो पीएचडी करते करते आपको 2 ईयर्स 3 ईयर्स हो चुके हैं, तो उतने टाइम के बाद में जो भी वैकेंसीज आती हैं जहाँ पर एक्सपीरियंस की डिमांड करी जाती है, तो उन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसी वजह से फोरेंसिक साइंस के लिए यूजीसी नेट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेशली अगर जेआरएफ की बात करें तो वो फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। तो जितने भी फोरेंसिक साइंस की वैकेंसीज आती हैं लैब्स में, स्टेट और सेंट्रल लैब्स में, तो उन वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका बेसिक हो गया कि ये आपका जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है ये क्या होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अभी आगे चलते हैं और इस एग्ज़ाम के बारे में जो भी आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ें हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर अभी हम इनकी जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 30 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। 20 मई इसकी लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी लास्ट डेट है वो 20 मई है। और इसके बाद में अगर आपके फॉर्म में कुछ गलत हो गया है, कुछ करेक्शन आपको करवाना है, तो करेक्शन जो रहेगा आपकी डिटेल्स में वो आपका यहाँ पर 21 मई से लेकर के 23 मई तक आप इसमें करेक्शन करवा सकते हैं। उसके अलावा फ़ीस की बात करें तो जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए फ़ीस रहने वाली है 1100। ओबीसी के कैंडिडेट्स जो रहने वाले हैं और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस रहेगी 550। उसके अलावा जो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है 275। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपकी फ़ीस हो गई। उसके अलावा जो फ़ीस है वो यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन मोड के थ्रू यहाँ पर आप फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो आपका एग्ज़ाम है यूजीसी नेट, इसका आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, इसका डेट क्या रहेंगी एग्जामिनेशन की, इसका रिजल्ट कब आएगा, आंसर की जो रहती है, ये सारी चीज़ें कब रिलीज़ करी जाएंगी, तो ये अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं गया है। इसका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो भी अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। तो ये बताया गया है टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ये इनका बता दिया जाएगा कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्या इसकी डेट्स रहने वाली हैं, बेसिकली रिजल्ट कब आएगा, आंसर की क्या, ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बाद में मिल जाएंगी। तो ये जो भी चीज़ें आएंगी तो वो आपको हमारे टेलीग्राम पर अपडेट हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप वहाँ से इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। अब एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जो है यूजुअली 2 शिफ्ट में रहता है। फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहती है 9 to 12, सेकेंड शिफ्ट आपकी रहती है 3 to 6। तो यूजुअली आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम की ड्यूरेशन रहती है आपकी 180 मिनट्स, यानी कि 3 आवर्स का पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। 2 पेपर होते हैं और दोनों के बीच में कोई भी टाइम का गैप आपको नहीं मिलता है। 3 आवर्स में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और हो जाता है कि इस एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट लिखी हुई है, इसको भी आप सर्च आउट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ जानना है, इसके बारे में कुछ विजिट करना है, तो आप यहाँ पर जाकर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आपको इसी लिंक पर अवेलेबल हो जाए। उसके अलावा फॉर्म को किस तरह से अप्लाई करना है उसके लिए जो लिंक है वो आपको हमारे इसी वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर पिन मिल जाएगी और टेलीग्राम में भी आपको अपडेट हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं और जो और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो उस टाइम पर आपके पास आपको आपकी फ़ोटो एंड आपके जो सिग्नेचर रहते हैं वो आपको ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तो फोटो का साइज़ आपको ध्यान रखना है कि 10 to 200 KB के बीच का रहना चाहिए और जो आपका सिग्नेचर का साइज़ रहता है वो आपका 4 KB से 3 KB के बीच का होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा आगे बात करें तो यहाँ पर NTA की तरफ से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च करी गई है। वो क्या है, कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द सैंड्स एप्लीकेशन एज अ सेकेंडरी चैनल टू रिसीव टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन फ्रॉम NTA। तो NTA की साइट से अगर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन चाहिए, जैसे अभी तक इन्होंने डेट्स रिलीज़ नहीं करी हैं, इन्होंने अभी तक सेंटर नहीं बताया है कहाँ कहाँ पर हो सकता है, अभी तक आंसर की नहीं बताया है, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा वो भी नहीं बताया। तो ये सारी डिटेल्स की अपडेट के लिए आप यहाँ पर सैंड्स नाम की एक एप्लीकेशन है, इसको भी अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो उससे आपको हर चीज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब कैसे आपको करना है, तो बेसिकली प्ले स्टोर पे आपको सर्च कर लेना होगा, तो उससे आपको ये चीज़ मिल जाएगी।
अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम होता है इसकी अगर पैटर्न की बात करें तो आपका, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आपका 3 आवर्स का पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जो पेपर 1 रहता है इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये आपका हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपके मार्क्स हो जाते हैं 100। पेपर 2 जो रहता है वो आपका 100 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो आपके नंबर हो जाते हैं 200। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को जोड़ के आपका जो ओवरऑल रिजल्ट निकल कर आता है वो 300 मार्क्स में आता है। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिलाकर और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स का पेपर होगा आपका 300 मार्क्स का पेपर। उसके अलावा यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि आपको सारे ही क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। उसके अलावा जो आपका पेपर 1 रहता है वो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है, जहाँ पर आपसे टीचिंग और रिसर्च पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग आती है, आपका इंग्लिश आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्वांट्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्वांट्स यानी कि मैथ्स आती है, जनरल अवेयरनेस आता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर 1 में आते हैं। पेपर 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है, तो जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे उसके आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो सिलेबस है वो भी आपको मैं दिखा दूंगी। आपका बेसिकली जो सिलेबस है वो आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, तो आपको वहाँ से सिलेबस भी इसका मिल जाएगा। फिर ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है, जो भी आप चाहें तो वो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। तो अगर कोई भी आंसर आपका गलत हो जाता है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का इसमें होने वाला है। अब यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, मान के चलिए कि आपको यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस में अप्लाई करना है, तो आपका जो मास्टर्स है वो फोरेंसिक साइंस फील्ड में होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपका मास्टर्स है फोरेंसिक साइंस में तो होना चाहिए, उसके साथ साथ जो कम से कम मार्क्स हैं यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो 55% होने चाहिए एंड 50% होने चाहिए इन केस ऑफ ओबीसी, एससी, एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड थर्ड जेंडर कैटेगरी। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी बेसिक यही है कि आपका मास्टर्स जिस भी फील्ड में है उसी फील्ड में आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 55% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि जो लोग मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में है तो वो लोग भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा डिटेलिंग बता रखी है कि किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है, तो वो चीज़ें हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जेआरएफ के लिए जो एज लिमिट है वो 31 ईयर्स है मैक्सिमम, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो आपका कैलकुलेशन किया जाएगा वो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज़ कंक्लूडेड, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 1 जून 2022 के डेट से आपको कैलकुलेट करनी होगी आपकी एज, और वो एज आपकी 31 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया है ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए, एंड जो एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, थर्ड जेंडर और जितनी भी वुमेन एप्लीकेंट्स हैं, तो इन सभी के लिए 5 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। तो यानी कि जो आपके इस कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 36 ईयर्स है और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम जो एज है वो 31 ईयर्स है। उसके अलावा जो आपका यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप किसी भी एज तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका रिजर्वेशन बता रखा है कि कितना कितना % का रिजर्वेशन सबको दिया जाता है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। उसके अलावा आगे चलते हैं तो यहाँ पर प्रोसेस लिखी हुई है कि किस तरह से इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। तो अगर आपको कोई डाउट आता है फॉर्म को फिल करने के लिए तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ से सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपका देख सकते हैं पूरा प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ लिखी हुई, तो आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो उस टाइम पर आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो ये आपका सारा का सारा लिखा हुआ है, चेकलिस्ट फॉर फिलिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, अच्छा इस फॉर्म में एक चीज़ और ऐड ऑन करी गई है कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा बेसिकली ये तो आपको पता है कि ऑनलाइन बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। तो यहाँ पर उसके लिए टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर बनाए गए हैं एज पर द गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एनटीए ने सेटअप करे हैं, इस्टेब्लिश्ड एंड क्रिएट किए हैं नेटवर्क ऑफ टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर फॉर कैंडिडेट्स स्पेशली इन रिमोट एंड रूरल एरियाज टू इनेबल देम टू प्रैक्टिस एंड बी कंफर्टेबल
इन टेकिंग अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए इन्होंने कुछ टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर बनाए हैं, जो कि अभी इस अपेंडिक्स में लिखा हुआ है। ये भी आपको दिखा दें क्या है, किस तरह से होना है, तो वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो उससे जो भी रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जो जिनको आइडिया नहीं होता है कि कंप्यूटर पे जो आपका एग्ज़ाम रहता है वो किस तरह से देना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर बताया जाएगा कि किस किस तरह से आपको ये जो एग्ज़ाम हो वो आपको देना है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी लिस्ट है जिस सब्जेक्ट में आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट है, उसके लिए कुछ सब्जेक्ट कोड दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर फोरेंसिक साइंस की बात करें तो फोरेंसिक साइंस का जो कोड रहता है वो आपका रहता है 82। फोरेंसिक साइंस के लिए कोड रहता है 82। तो ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपसे जब सब्जेक्ट पूछेंगे तो सब्जेक्ट कोड भी आपका रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भी फील्ड के लिए आप एलिजिबल हो तो उसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से सिटीज़ हैं जहाँ पर ये आपका सेंटर रहेगा। तो बेसिकली ये पूरा बता रखा है, तो ये ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप चाहें तो इसको देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपकी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, यानी कि किस सब्जेक्ट से आपने क्या किया है। तो यहाँ पर आपके जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कोड फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोरेंसिक साइंस के लिए जो कोड है वो 885 है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली आप ये लिस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब जैसे ये मास्टर्स है, मास्टर्स ऑफ फोरेंसिक साइंस के लिए कोड कुछ रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग आपका जो कोड जिस तरह से है वो आपको आपके फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ देखनी पड़ेगी आके। और बाकी यहाँ पर यूनियन टेरिटरी और स्टेट के लिए कोड क्या है वो भी आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर पूरा बता रखे हैं प्रोसीजर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर होने के लिए कैसा क्या। तो आप इसको अगर नए हैं, आपको नहीं पता है, तो आप ये चीज़ को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर वाला मैंने बताया था, तो वो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है क्या है कैसे है। तो इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली ज़्यादातर कैंडिडेट्स को पता होता है कैसे होता है क्या नहीं होता है, बट जिनको नहीं पता है तो उनको बस एटलीस्ट एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। और बाकी इससे पहले जो आपका मैंने दिखाया था कि जो CBT होगा यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, तो वो भी आप लोग एक बार इसको रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट करने के लिए, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन भी कुछ टेस्ट अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जो इसका इंटरफेस रहता है कि आपका जो एग्ज़ाम रहता है वो किस तरह से रहता है, तो वहाँ पर जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये चीज़ अवेलेबल है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यहाँ पर आपके सामने एक हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर लीजिएगा। बाई चांस फॉर्म फिल करते समय कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ होता है, तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना भी यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट था इस फॉर्म से रिलेटेड, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या क्या डेट्स हैं, वो सब कुछ बता दिया है। जो डेट्स अभी तक नहीं आई हैं वो भी जल्दी ही आपको मैं अपडेट कर दूंगी, और जितना भी अपडेट मिलेगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा @savvyforensics। आपको डायरेक्टली सर्च करना होगा, आप इसको बहुत आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। एंड यहाँ पर अभी इस वीडियो को करते हैं एंड। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।